साहित्य और साहित्य जगत में रुचि रखने वाले सभी विद्वानों, लेखकों, साहित्यकारों और जिज्ञासुओं को नमस्कार। चलिए, आप देख रहे हैं संस्कृत धारा चैनल। संस्कृत धारा एजुकेशन पॉइंट यहाँ पर हिंदी और संस्कृत विषय की साहित्य के जो क्वेश्चन कराए जाते हैं, साहित्य विद्वानों के बारे में उनका जो जीवन परिचय है, हमने जो पीछे हमारी जो क्लासेस हैं तो उनमें हमने साहित्यकारों के जीवन परिचय के विषय में पढ़ा है। तो आज का जो हमारा जो विषय है वो है रीतिकाल। रीतिकाल जैसे बीए सेकंड ईयर में एक जैसे पोर्शन 15 नंबर का, तो रीतिकाल के विषय में आएगा कि जैसे हम हिंदी साहित्य में किस हिंदी साहित्य को जैसे 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है आदिकाल। आदिकाल में जैसे राजाओं के दरबारों के विषय के में बताया गया है कि इस प्रकार के जो कवि हुए, विद्वान हुए, जिन्होंने राजस्थानी परंपरा को लेकर अपनी जो रचनाएं लिखी। और अब जैसे इसके बाद का जो समय है, आदिकाल के बाद भक्तिकाल। भक्तिकाल में ऐसे जो भक्ति जो कवि आए उस पे हम जो नाम लेंगे, उसमें सूरदास, तुलसीदास का जो नाम महत्वपूर्ण आएगा। और महत्वपूर्ण जैसे अष्टछाप की जो स्थापना की विठलदास ने, तो अष्टछाप का जो कवि प्रमुख कहलाए सूरदास जी। और सूरदास जी जैसे नेत्रहीन थे, फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण की जो बाल भक्ति के विषय में लिखा वो सारे जो विश्व में प्रसिद्ध है। उनके सवैये, उनके दोहे आज भी हम प्रामाणिक रूप से पढ़ते हैं, हमारे सिलेबस में पढ़ा और पढ़ाया जाता है। जैसे 6ठी 7वीं में या 5वीं क्लास से ही शुरू हो जाता है तो हिंदी विषय में। तो सूरदास की जो रचनाएं हैं, तुलसीदास के जो जैसे रामचरितमानस है, आज भी हम कितने प्रसन्न होकर उनकी जो राम भक्ति से संबंधित रचनाएं पढ़ते हैं। इसके बाद का जो समय आया वो रीतिकाल का जो समय आया। रीतिकाल में का जो समय जो हुआ वो 1700 से 1900 ईस्वी तक का जो समय माना गया। और इस काल के जो कवि हुए, रचनाकार हुए या राज दरबारी जो कवि हुए, तो इन राजाओं की प्रशस्ति के रूप में उन्होंने जो अपनी रचनाएं लिखी और राज प्रशस्ति के रूप में उन्होंने राजाओं की प्रशंसा लिखी, राजाओं के विषय में लिखा, राजाओं की ऐसी ऐसी उनकी प्रशस्ति भरी, उनकी प्रशंसा भरे जो अपने जो दोहे आदि लिखे। तो उन कवियों को आचार्य की उपाधि दी गई। जैसे केशवदास का नाम हम लेते हैं सबसे पहले कि केशवदास जो रीतिकाल के प्रमुख कवियों में नाम गिना जाता है। जैसे कि आचार्यत्व की दृष्टि से यदि देखा जाए तो केशवदास का और के चिंतामणि जैसे हुए जो हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, तो उन्होंने जो इनका जो कंपटीशन रहा, इन्होंने अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण भक्ति से संबंधित जो अपनी रचनाएं लिखी। और जैसे चिंतामणि को विशेष स्थान दिया गया, केशवदास को न मानकर चिंतामणि को रीतिकाल का जो प्रथम जो कवि के रूप में मान्यता दी गई। लेकिन सही अर्थों में केशवदास को इसका जो नाम जो जाना चाहिए। तो इसके पश्चात जैसे रामचंद्र शुक्ल हुए 1929 ईस्वी में, उन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्होंने लिखा कि रीतिकाल का जो समय रहा वो 1643 से 1843 ईस्वी तक का जो समय माना गया। तो रीतिकाल का जो समय प्रामाणिक रूप से हम मानते हैं, रामचंद्र शुक्ल के नामकरण को हम सही रूप में मानते हैं और उन्होंने ही रीतिकाल का जो नाम रीतिकाल रखा। तो उस काल की परिस्थितियां क्या थी, उस काल के जैसे सामाजिक आर्थिक जो वातावरण कैसा था, उस काल का जैसे समाज में कैसा परिप्रेक्ष्य लेकर कवियों ने अपनी रचनाएं लिखी, तो इसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। आज की जो हमारी क्लास थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि जैसे 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें से जो एग्जामिनर है उसका पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है, यानी कि किसी रचना को लेकर भी पूछ सकता है या
जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जो परिस्थितियां थी उनसे संबंधित भी पूछ सकते हैं। तो ये आज हम पूरी तरह से जो रीतिकाल के विषय में हम पढ़ेंगे। तो 1700 से 1900 तक का जो समय था रीतिकाल कहा। रामचंद्र शुक्ल ने इसका जो नामकरण किया वो 1643 से 1843 ईस्वी तक के समय को माना। तो इसमें हम जैसे इतिहास के पोर्शन के रूप में हम मानते हैं कि जैसे बादशाह यानी कि बाबर, तो ये जैसे मुगल काल के प्रमुख जो राजा थे इनके नामों से हम इनको जान सकते हैं कि बादशाह कि जैसे सबसे पहले बाबर 1526 ईस्वी में जब पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई तो उस समय जो बाबर आ गया था, उसके पश्चात जो अकबर के जो फादर थे हुमायूं, उनका राज रहा। और फिर उसके पश्चात 1556 में राजगद्दी अकबर के पास आई और अकबर का जो शासन काल रहा वो 1605 ईस्वी तक रहा। इसके पश्चात इस समय में अकबर के समय में शासन व्यवस्था थी वो बहुत ही बढ़िया थी। और इस काल में जो जैसे दरबारी जो कवि रखते थे, जैसे अकबर के जो 7 रत्न वो हम जो हमारी जो बुक्स में हम पढ़ते हैं। इसके पश्चात जो जहांगीर का जो समय आया, जहांगीर जैसे हम नाम से जानते हैं कि ये कला प्रेमी था और ये जो इस काल में जो इनकी जो शासन व्यवस्था थी वो सही नहीं थी। और इसके पश्चात जैसे शाहजहां का समय आया तो शाहजहां जैसे हम सभी जानते हैं कि ताजमहल जिसने बनाई, यानी कि ऐसा एक कला प्रेमी ऐसा राजा हुआ शाहजहां कि जिसने जो ताजमहल आदि या जो प्राचीन जो मस्जिद आदि बनवाई। तो वो शाहजहां एक कला प्रेमी राजा था। उनका जो ध्यान था वो कला की तरफ ज्यादा था और वो सुरा और सुंदरी की तरफ अधिक ध्यान देते थे। तो इसके पश्चात आए औरंगजेब का जो शासन काल रहा वो जैसे हम जानते हैं कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। और इसके औरंगजेब को सबसे जैसे इम्पोर्टेंट राजा के रूप में माना जाता है, सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में मुगल काल का जो राजा औरंगजेब को माना गया है। औरंगजेब के समय में शासन व्यवस्था सही थी और औरंगजेब के पश्चात जो राजा आए वो इतने प्रसिद्ध नहीं हुए और राज्य को संभालने के लिए उनकी जो शासन व्यवस्था सही नहीं थी। इसके पश्चात के जो राजा आए वो सही दृष्टि से अपने राज्य को समृद्ध नहीं कर सके। तो इसके बाद के राजाओं का जो समय आता है वो रीतिकाल के अंतर्गत आता है। और जैसे जो 1618 या 19 के बीच में जैसे केशव दास का जो समय आता है, इसके बाद चिंतामणि आते हैं, मतीराम आते हैं, भूषण आदि कवि आते हैं। भूषण ने जैसे छत्रसाल दशक, ये राजस्थान की जो राजाओं का वर्णन जिन्होंने किया, छत्रसाल दशक इनकी महत्वपूर्ण जो रचना है जिसको अनेक विद्वानों ने सराहा है। और उन्होंने छत्रसाल दशक जैसे राजाओं के विषय में ऐसे अतिशक्तिपूर्ण जो कविताएं लिखी, ऐसी रचनाएं लिखी जिससे वो विश्व में वीर काव्यात्मक जो कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। और जैसे मतीराम जी आए और गिरधर कविराय हुए जिन्होंने नीति के विषय में लिखा, यानी कि मनुष्य को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इस काल में आने वाले जो कवि थे प्रमुख, तो उसमें कवियों को 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले थे रीति सिद्ध कवि और फिर उसके बाद रीतिबद्ध कवि और उसके बाद आया रीति मुक्त कवि। तो रीति सिद्ध कवियों में हम नाम लेते हैं केशवदास का और इसके पश्चात हम लेते हैं चिंतामणि का, मतीराम का और इसके पश्चात हम भिखारी दास, देव, पद्माकर, सूदन आदि जो कवियों का नाम हम रीति सिद्ध कवियों का नाम लेते हैं। और रीतिबद्ध कवियों में जैसे हमने जो नाम लिया तो रीतिबद्ध कवियों में हमने नाम लिया बिहारी दास का। बिहारी जैसे एक ऐसे कवि थे, ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने केवल दोहे लिखे और उनके जो दोहे थे वो विश्व में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने जैसे 713 जो दोहे लिखे और बिहारी सतसई नामक एक
रचना लिखी। बिहारी सतसई जैसे दोहों के विषय में उन्होंने, जैसे हम राजा को प्रत्यक्ष रूप से कोई बात नहीं कह सकते, लेकिन उसको इनडायरेक्ट रूप से जो राजा को कवि ने समझाया। उनका एक जो महत्वपूर्ण दोहा है, नर की अरुणल नीर की गति कैसो होय, जैसो ते तो है नर तै तो ऊंचो होय। तो यानी जो बिहारी ने जो दोहे लिखे, तो उससे जो राजा का जो ध्यान अपनी शासन व्यवस्था की तरफ किया, और जो बिहारी ने जैसे जो अन्य भी दोहे लिखे, तो उन दोहों में बिहारी दास ने कामकला का प्रदर्शन अधिक किया, और उसमें उन्होंने नायिका के सौंदर्य के प्रति और नायिका के प्रति जो प्रेम व्यक्त किया। तो इसके पश्चात रीति मुक्त कवि आए, और रीति मुक्त कवि में हम जो नाम लेते हैं, घनानंद का नाम लेते हैं। घनानंद जैसे हिंदी साहित्य के जो महत्वपूर्ण जो कवियों में जिनका नाम गिना जाता है, जैसे कि एक कहावत है कि घनानंद जो कवि हुए वो एक ऐसे राजा के दरबार में हुए कि जिनका जो ध्यान था सुरा और सुंदरी की तरफ अधिक था। तो वो ऐसे राजा हुए जो अपने दरबार में जो नर्तकियों को नचाते थे। तो सुजान नामक एक नर्तकी थी जिसे राजा नचाना चाहते थे। तो बिहारी दास भी उसी दरबार में कवि थे। तो उस जो सुजान नामक नर्तकी ने नाचने से मना कर दिया, तो बिहारी जो घनानंद जी ने उन्हें ऐसा कहा कि तुम नाचो, तो वो नाच गई। तो इससे जो राजा का जो कृपा पात्र था जो घनानंद, तो उसको राजा ने अपने दरबार से निकाल दिया। तो इससे जो घनानंद ने अपनी जो प्रेमिका थी सुजान, उसको जाने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं मानी और वो वहीं उसी राज्य में रहना चाहती थी। तो उससे संबंधित जो घनानंद के मन में ऐसा वैराग उत्पन्न हुआ कि उन्होंने एक सुजान नामक जो नर्तकी थी उसके लिए सुजान सरोज नामक जो प्रसिद्ध जो उनका जो काव्य में रचना है, तो उसमें उन्होंने सुजान के प्रति अपना प्रेम, अपना मोह, अपना राग वो व्यक्त किया। तो इसमें हम भिखारी दास को भी लेते हैं। भिखारी दास जी ने कुलपति मिश्र, मतीराम, पद्माकर, इन्होंने भी श्री कृष्ण भक्ति से संबंधित दोहे लिखे, सवैये लिखे, कवित्त लिखे। तो यही लिखकर वो आज भी हम जैसे कहते हैं कि विश्व के पूरे इतिहास में वो प्रसिद्ध है। जैसे भिखारी दास का एक दोहा है, आगे के कवि रिजय है तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानु है। तो इस प्रकार हमने अब जो रीति काल के विषय में पढ़ा कि रीति काल में जो 3 जो काल आए, जो इसमें जो हमने जैसे इस काल में लिखने वाले जो कवि थे वो अलग अलग प्रकार से इस काल का जो नामकरण किया। तो अलंकृत काल जो किया, अलंकृत काल यानी कि रीति काल को अलंकृत काल के नाम से भी जाना गया। तो ये मिश्र बंधुओं ने इसे जो नाम दिया अलंकृत काल। तो मिश्र बंधुओं ने एक पुस्तक लिखी थी, मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद के माध्यम से उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखकर, रचनाएं लिखकर, तो उन्होंने इस काल को अलंकृत काल यानी कि अलंकृत इनके अलंकारों की जो विशेषता से संबंधित इस काल को माना। तो इसके पश्चात का जो काल आया तो वो श्रृंगार काल आया। श्रृंगार काल जैसे विश्वनाथ जी ने इसका जो नामकरण किया, इस काल का श्रृंगार काल कहा। श्रृंगार काल कैसे कि श्रृंगार जैसे हम मानते हैं कि श्रृंगार 2 प्रकार का होता है, कि एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। तो विश्वनाथ ने एक साहित्य दर्पण नामक एक जो कविताएं लिखी, वो अपनी रचना लिखी, तो उसके माध्यम से उन्होंने बताया कि श्रृंगार काल के माध्यम से यानी कि संयोग की किरणाएं, वियोग की किरणाएं, तो इनके माध्यम से इस काल को उन्होंने श्रृंगार काल की संज्ञा दी। नेक्स्ट है कि रीतिकाल। रीतिकाल का जो नामकरण है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल
हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक महत्वपूर्ण रचना लिखी और उसी के माध्यम से रीतिकाल का जो नाम है उन्होंने रीतिकाल दिया और इन्हीं के नामकरण को सबसे इम्पोर्टेंट माना गया। और आज भी हम रीतिकाल को रीतिकाल के नाम से ही हम पढ़ते हैं, जो कि हमारे सिलेबस में वर्तमान रूप में हम पढ़ रहे हैं। और नेक्स्ट आया कलाकाल। कलाकाल जो रमाशंकर शुक्ल रसाल नामक प्रसिद्ध जो रचनाकार है, तो उन्होंने इस काल को यानी कि रीतिकाल को कला का जो काल दिया, कला यानी कि कलाओं का प्रदर्शन करने वाले जो कवि के रूप में उन्होंने इस काल को माना। तो आज हमने जो महत्वपूर्ण जो विषय है हमारा कि रीतिकाल का जो नामकरण कौन कौन से कवियों ने दिया और रीतिबद्ध कवि कौन से है, रीति सिद्ध कवि कौन से है और रीति मुक्त कवि है, तो आज हमने ये पढ़ा। चलिए एक जो हम फैक्ट के रूप में पढ़ते हैं कि कैसे किस प्रकार इस काल को माना गया। कि रीतिकाल का जो नामकरण रामचंद्र शुक्ल के जो नाम पर आधारित है। इस काल का नामकरण 1700 से 1900 तक का जो समय है वो रीतिकाल का काल है। और रामचंद्र शुक्ल ने 1643 से 1843 ईस्वी के समय को रीतिकाल की संज्ञा दी। तो हम इस प्रकार, जैसे औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हो गई थी, सबसे शक्तिशाली जो राजा था जिसके शासन काल में जो व्यवस्था थी वो अपनी समृद्ध अवस्था में थी। इसके बाद के जो राजा आए वो सुरा और सुंदरी के जो लालच में रहे और इसके इतने शक्तिशाली जो राजा नहीं आए। तो इसमें काल के जो कवि हुए तो उसमें हम नाम लेते हैं रीति सिद्ध कवि। रीति सिद्ध कवि में हम नाम लेंगे केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, दादू दयाल आदि का नाम हम रीति सिद्ध कवियों के रूप में लेंगे। रीतिबद्ध कवियों के अंतर्गत हम नाम लेंगे बिहारी का, फिर बेनी प्रवीण का, पजनेश का, निवाज का, नृप शंभू का आदि का नाम हम लेंगे। इसके अतिरिक्त जो वीर काव्य जिन्होंने लिखा, जिन रचनाकारों ने, उनमें है भूषण, लाल और सूदन। तो इन कवियों ने, जैसे भूषण सबसे इम्पोर्टेंट नाम है कि जैसे एक हम पढ़ते हैं कि 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, तो वो सबसे ये इम्पोर्टेंट इनका जो दोहा है, तो उसके माध्यम से जो भूषण जी का जो स्थान है वो इम्पोर्टेंट है। रीति मुक्त है, रीति मुक्त जो कवि हुए उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है घनानंद, आलम, बोधा। तो इस काल के जो कवि थे रीति मुक्त, इन्होंने किसी राजा के विषय में नहीं लिखा, किसी राजा की प्रशस्ति के विषय में नहीं लिखा, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर जो अलंकारों का, छंदों का प्रयोग नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने मन की सुनी। घनानंद ने जैसे अपने मन की बाहर निकालने के लिए उन्होंने इस काल का नाम ही बदल दिया, तो रीति मुक्त कवि कहलाए। तो इस काल का जो नामकरण दिया, अलंकृत काल दिया, जो मिश्र बंधुओं ने, जो मिश्र बंधु विनोद नामक एक रचना लिखी। श्रृंगार काल दिया विश्वनाथ ने, जिन्होंने साहित्य दर्पण आदि जो रचनाएं लिखी। और रीतिकाल का नामकरण दिया वो रामचंद्र शुक्ल ने दिया, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक जो एक रचना लिखी। और कलाकाल दिया रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो आज हमने रीतिकाल का नामकरण और रीतिकाल के कवि कौन कौन से हैं वो पढ़ा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।